आज की वीडियो में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और इसी तरह जो है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ, आपको ऐसी सुपर ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसको समझ के आप किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि आप वीडियो एंड तक देखें। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो इंशाल्लाह आज के बाद हाइब्रिडाइजेशन के मतलब कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं आएगी। तमाम किस्म के सवालात, तमाम किस्म की मुश्किलात जो हाइब्रिडाइजेशन के मतलब हैं वो आपकी आज के बाद क्लियर हो जाएंगी अगर आपने आज की ये वीडियो देख ली। और आपको फिर बताता चलूँ कि लास्ट में मैं आज आपको ऐसी सुपर ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, ऐसी सुपर ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन आप किसी भी एटम की आप मालूम कर सकते हैं, वो भी चंद सेकंड्स के अंदर आप ये बता सकते हैं। मॉलिक्यूल्स को आप देख के ही बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पाई जाती है और इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पाई जा सकती है। तो उसके लिए लाजम है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, अच्छे तरीके से इसको समझें। इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये होगी कि आज आपको हाइब्रिडाइजेशन के मुतालिक तमाम कंसेप्ट जो है आपके आज आपके क्लियर कर दें। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। इस वीडियो में आज हम मुकम्मल डिटेल के साथ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं। इसी तरह जो है कोई स्ट्रक्चर अगर आपको दे दिया जाए तो आपने उसकी किस तरह हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी मालूम करनी है कि उसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। तो मुकम्मल आज हम इसके ऊपर यहाँ पे बहस करेंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कार्बन के बारे में कि कार्बन जो है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है और कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ कितने बॉन्ड बना सकती है। कार्बन हैज़ 2 कोर इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड in orbitals of lowest energy. For carbon, this places 2 electron in the 2s orbitals and 1 each in 2p orbitals. कार्बन के अंदर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। इस तरह जो है इसकी ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है कार्बन की। इसके कोर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, मतलब कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। दोबारा इसको सुने, कार्बन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले शेल में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम मूव करते हैं फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल, जब आप सेकंड शेल में जाते हैं तो वहाँ पे 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें 2s के अंदर तो 2 जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो पेयर्ड हैं, यानी कि वो जोड़ों की शक्ल में है, लेकिन जो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो अनपेयर्ड है। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन 2px के पास है और इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन 2py के पास है। दिस लोवेस्ट एनर्जी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन एटम इज कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट। अब ये वाली जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लोवेस्ट एनर्जी जो है लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे देखें 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, यहाँ पे ये पेयर्ड फॉर्म में है, लेकिन 2p के अंदर यहाँ पे 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2py के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब इसके मुताबिक जो है बाय दिस लोवेस्ट एनर्जी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन शुड फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड बिकॉज ऑफ 2 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड CH2 शुड बी ए स्टेबल मॉलिक्यूल। In reality, however, CH2 is a highly reactive species that cannot be isolated under typical laboratory condition. अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़े हुए हैं और इसको CH2 जो है बनाना चाहिए और CH2 को स्टेबल होना चाहिए, लेकिन हकीकत में CH2 स्टेबल नहीं होता। CH2 यहाँ पे हकीकत में स्टेबल है नहीं होता। अगर ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाती है, CH2 बनता है, तो CH2 को स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन हकीकत में CH2 स्टेबल नहीं होता,
बल्कि ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ है। और दूसरी बात ये कि जब ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाती है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। 2 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी कार्बन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। ये 2 बॉन्ड बना ले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो बनाने के बावजूद इसके पास, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यहाँ पे 6 हो जाते हैं। लेकिन होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। तो ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट ना हुआ। तो यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से ये महसूस किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, यहाँ पे प्रमोट होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो लिहाजा होता क्या होता ये है कि 2s से जो है इलेक्ट्रॉन, 2s से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में चले जाते हैं? 2p में चले जाते हैं। 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा 2p में। जब ये इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट हो जाएगा 2p में, तो अब देखें यहाँ पे कार्बन के पास जो है वैलेंस शेल में 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यहाँ पे। जब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाएंगे तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू एम्प्टी 2p ऑर्बिटल्स would form 4 unpaired electrons for bonding, but this process requires energy। लेकिन इसके लिए तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जब एक इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जा रहा है तो इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। Because p orbital is higher in energy than s orbital, promotion of an electron from s to a p orbital requires energy। ये p ऑर्बिटल जो है ये s ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी लेवल पे है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि p की एनर्जी ज़्यादा है, s की एनर्जी कम है। तो जब आप 2s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे 2p के पास, तो वहाँ इस प्रमोशन के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवा देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फिर एक्साइटेड स्टेट कहते हैं एलिमेंट के, एटम की। इसको हम क्या कहते हैं? फिर एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। दिस हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट। नो यू कैन सी in excited state of carbon there are 4 unpaired electrons which are now available for 4 bond formation। अब यहाँ पे आप देखें एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब क्या कर सकते हैं? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया कि यहाँ पे S से जो बॉन्ड बनेगा वो और तरह का होगा और P से जो 3 बॉन्ड बनेंगे वो और तरह के होंगे। लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत में कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है और चारों के चारों जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं कार्बन के, वो सारे के सारे जो है एक जैसे होते हैं, वो मुख्तलिफ नहीं होते। तो फिर यहाँ से किस तरह जो है वो एक जैसे बॉन्ड बनेंगे? S और तरह का बॉन्ड बनाएगा, P और तरह का बॉन्ड बनाएगा। तो यही वो रीज़न थी जिस वजह से ये महसूस किया गया कि हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन के बगैर S से जो बॉन्ड बनेगा वो और तरह का होगा, P से जो बॉन्ड बनेगा वो और तरह का होगा, P से जो 3 बॉन्ड बनेंगे वो अलग टाइप के होंगे, S से जो बॉन्ड बनेगा वो अलग टाइप का होगा। लेकिन कार्बन जो है वो एक ही तरह के 4 बॉन्ड बनाती है। तो यही वो रीज़न थी जिस वजह से महसूस किया गया कि कार्बन क्या करेगी? कार्बन हाइब्रिडाइजेशन जो है ये शो करेगी। तो सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है ये लिनस कार्ल पॉलिंग ने 1913 में दिया था। उसने क्या कहा? उसने कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन दिया 1913 में पॉलिंग ने। तो यहाँ तक आपको अब पता चल गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई कि जब इलेक्ट्रॉन कार्बन के ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो वहाँ पे वो सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। 2 बॉन्ड बनाने के बावजूद उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती उसकी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को अगर आप मूव करवा देते हैं फ्रॉम 2s to 2p ऑर्बिटल, तो यहाँ प्रमोशन की वजह से जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं तो उससे 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। लेकिन ये जो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ये मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स होते हैं। 2s से और तरह का बॉन्ड बनेगा, 2p से अलग टाइप का बॉन्ड बनेगा। लेकिन हकीकत में कार्बन क्या करती है? एक ही तरह के 4 बॉन्ड बनाती है। तो चलें अब हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसी तरह sp3d हाइब्रिडाइजेशन और इसी तरह जो है आगे हमारे पास है sp3d2। ये वो टाइप्स हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि अगर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करें
एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करें तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक स्फेरिकल s ऑर्बिटल और 3 जो है डम बेल शेप जो है ऑर्बिटल आपस में क्या करें, इंटरमिक्सिंग करें तो यहाँ से 4 जो है ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होती है। इसी तरह जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करें तो यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। अगर आपके पास 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो 4 ही नए ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो आपको 2 ऑर्बिटल मिलेंगे। इसी तरह जो है अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो आपको 3 ऑर्बिटल मिलेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखिए sp3 में एक s और 3 p यानी कि 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो इससे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। इस तरह यहाँ पे देखिए sp2 में एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। इस तरह यहाँ पे sp में देखें एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहा है, 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल आपको हाइब्रिड मिलेंगे। इस तरह यहाँ पे देखें sp3d में यहाँ पे एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे 5 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपको 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। इस तरह यहाँ पे देखें sp3d2 में एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, ये टोटल हो गए ये 6 ऑर्बिटल यानी कि एक s 2 p कितने हो गए ये 4, इस तरह 2 d के ऑर्बिटल आपस में मिलकर टोटल कितने बनाते हैं 6 ऑर्बिटल। तो ये 6 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग जब करेंगे तो 6 ही आपको नए ऑर्बिटल मिलेंगे। ये जो ऑर्बिटल आपको मिलेंगे इन सब की जो है एनर्जी और शेप क्या होती है, एक जैसी होती है। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जितने आपको 4 ऑर्बिटल मिलेंगे इन सब की एनर्जी एक जैसी होगी, शेप भी एक जैसी होगी। इसी तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जितने आपको ऑर्बिटल मिलेंगे उन सब की एनर्जी एक जैसी होगी, शेप भी एक जैसी होगी। इस तरह sp हाइब्रिडाइजेशन से जितने आपको ऑर्बिटल मिलेंगे उन सब की एनर्जी एक जैसी होगी, शेप भी एक जैसी होगी। इसी तरह sp3d से जो आपको ऑर्बिटल मिलेंगे उनकी जो है एनर्जी भी एक जैसी होगी, शेप भी एक जैसी होगी। इसी तरह sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से जितने आपको 6 के 6 ऑर्बिटल मिलेंगे उन तमाम की एनर्जी भी एक जैसी होगी, उनकी शेप भी एक जैसी होगी। अब हम चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। अब हम इनकी डेप्थ में जाते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है मॉलिक्यूल्स के अंदर, और फिर हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहले हम इसके करैक्टर्स पढ़ते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है और इससे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। When one s orbital and 3 p orbital belonging to the same shell of an atom mix together to form 4 new equivalent orbitals। जब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स एक ही शेल से बिलोंग करते हों और वो आपस में इंटरमिक्सिंग करें तो 4 नए ऑर्बिटल आपको मिलते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब कि उनकी एनर्जी एक जैसी होती है, उनकी शेप भी एक जैसी होती है। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड, इसको हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं या इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। न्यू ऑर्बिटल फॉर्म आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इससे जो नए ऑर्बिटल बनते हैं यानी कि एक s और 3 p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से जो नए आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उनको कहते हैं। यहाँ पे ये हुआ ना कि एक s है और 3 p ऑर्बिटल है, आप उनको आपस में मिलाएं और आपके पास 4 जो है नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिल जाएंगे। तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे इन तमाम की एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी, और इनको हम क्या नाम देंगे, इनको हम हर एक को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, इनमें से हर एक को। नेक्स्ट देखें इसकी प्रॉपर्टी, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 109.5 डिग्री। नेक्स्ट देखें जी, ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 25% s कैरेक्टर्स एंड 75% p कैरेक्टर। sp3 में देखें एक s है, 3 यहाँ पे p ऑर्बिटल है, एक हिस्सा s का हो गया, 3 हिस्से किसके हो गए, p के हो गए। यानी कि अगर आप एक s को 3 p ऑर्बिटल को आपस में मिला दें और फिर आप उनको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो हर एक हिस्से के पास
हर एक हिस्से के पास S के करैक्टर 25% आएंगे और P के करैक्टर कितने परसेंट आएंगे, 75% आएंगे। यानी कि जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनमें S के करैक्टर भी होंगे, उनमें P के करैक्टर भी होंगे, इसलिए आप इनको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम देखते हैं कि इथेन, इसी तरह मीथेन, इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अमोनिया के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। इसी तरह वाटर के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होती है। अब हम इनको डिटेल के साथ यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। इन तमाम करैक्टर्स को जो हमने यहाँ पे स्टडी किए, इनको आगे हम एग्जांपल्स की मदद से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन की एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट यहाँ पे देखें क्या होती है। कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2, 2s2, 2p2। यानी कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2p के अंदर जो है इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से एक 2px के अंदर होता है और दूसरा 2py के अंदर होता है। फिर होता क्या है कि यहाँ से 2s से जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, 2p के पास चला जाता है। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जब ये 2s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है किसके पास, 2p के पास, तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट आ जाती है कार्बन की। अब ग्राउंड स्टेट में देखिए वहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो वो 2 जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में देखें यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन रीज़न क्या है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि यहाँ से जो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे वो सारे मुख्तलिफ तरह के होंगे। S से जो बॉन्ड बनेगा वो और तरह का है, P से जो बॉन्ड बनेगा वो और तरह का होगा। 3 बॉन्ड अलग टाइप के होंगे, एक बॉन्ड अलग टाइप का होगा। लेकिन हकीकत में कार्बन क्या करता है, हकीकत में कार्बन एक ही तरह के 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं। यानी कि 2px, 2py और 2pz जो है और 2s ये आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे और इसके नतीजे में 4 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम नाम क्या देंगे, sp3 का। इनमें से हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइज्ड आपको ऑर्बिटल मिलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, इन तमाम की जो एनर्जी होती है और इन तमाम की जो शेप होती है वो एक जैसी होती है। sp3 में एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं और 4 जो है sp3 आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देते हैं। इन 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में से हर एक की एनर्जी क्या होती है, एक जैसी होती है और इनकी शेप भी क्या होती है, एक जैसी होती है। यहाँ पे देखें क्या होता है, यहाँ पे ये जो 4 आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं, यहाँ पे इनमें से हर एक ऑर्बिटल जो है एक स्मॉल लोब पर मुश्तमिल होता है और एक लार्ज लोब पर मुश्तमिल होता है। ये जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं इनमें से हर एक ऑर्बिटल जो है एक स्मॉल लोब पर मुश्तमिल होता है और एक लार्ज लोब पर मुश्तमिल होता है। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन से पहले देखें 2p की देखें शेप और तरह की है, 2s की शेप और तरह की है, लेकिन जब ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, यहाँ से देखें जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। इन सब की एनर्जी और इन सब की शेप एक जैसी है। देखें तमाम की शेप एक जैसी है, जिनमें से एक लार्ज लोब है और दूसरा कौन सा, यहाँ पे स्मॉल लोब है। ये जो लार्ज लोब है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत उस बॉन्ड के जो खालस p ऑर्बिटल से बनता है। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसकी एग्जाम्पल पहली हम लेते हैं मीथेन में। तो पहली तो इसमें वही बात कि यहाँ पे इसकी एक्साइटेड स्टेट आपने यहाँ पे पीछे डिस्कस की है, वही आपने यहाँ पे लेनी है कि 2s से जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन 2s से किस में चला जाएगा, 2p में चला जाएगा और यहाँ पे जो है ये क्या होगा, ये अब इसके पास कार्बन के पास 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये 4 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, वो किस तरह बनाएंगे, पहले ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। इंटरमिक्सिंग कैसे होगी कि एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे और 4 जो है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको देंगे। अब यही कार्बन की जो है ना ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, जिसकी वजह से ये कार्बन क्या करती है, sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। अब इसमें देखें क्या होता है कि ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसी तरह हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में देखें हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है,
वो इलेक्ट्रॉन उसके 1s में होता है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। मीथेन के अंदर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है ये लगे हुए हैं, यानी कि 4 हाइड्रोजन के जो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे कार्बन के एक एक जो है इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शेयरिंग करेंगे। होगी कैसे शेयरिंग कि कार्बन के अंदर जो sp3 पहला ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे यहाँ पे अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इस तरह दूसरा sp3 ऑर्बिटल जो है वो 1s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा। इस तरह तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो भी हाइड्रोजन के तीसरे एटम के 1s जो है ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा ओवरलैपिंग करेगा। इस तरह कार्बन का जो यहाँ पे चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है वो भी क्या करेगा हाइड्रोजन के चौथे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे वो क्या करेगा वो ओवरलैपिंग करेगा। These 4 hybrid orbitals form 4 equivalent bonds. They overlap with 1s orbital of 4 hydrogen atom. कार्बन का हर जो है यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करता है ओवरलैपिंग करता है और 4 यहाँ पे वो क्या करता है बॉन्ड बनाता है। इन मीथेन ऑल द CH बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड, मीथेन के अंदर जितने भी CH बॉन्ड बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड ऑन द एक्सिस ज्वाइनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। द शेप ऑफ मीथेन इज टेट्राहेड्रल, यहाँ से जो इसकी शेप बनेगी वो क्या बनेगी टेट्राहेड्रल बनेगी। एंड ईच एंगल इन मीथेन इज कितना होता है वो 109.5 होता है और यहाँ पे जो हर एंगल बनता है वो कितना बनता है 109.5 बनता है। यानी कि हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एंगल कितना होगा 109.5 होगा। इसी तरह जो है नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री का होगा। यहाँ हर CH बॉन्ड जो है वो क्या करता है वो sp3s ओवरलैपिंग से बनता है। जितने भी यहाँ पे CH बॉन्ड बनते हैं उसमें देखें sp3s ओवरलैपिंग होती है। कार्बन का sp3 ऑर्बिटल क्या करेगा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ पर मीथेन के अंदर जो है कार्बन क्या करता है, यहाँ मीथेन के अंदर कार्बन क्या करता है sp3s ओवरलैपिंग करता है, जिसके नतीजे में 4 यहाँ पर जो है ये बॉन्ड बनते हैं मीथेन के अंदर। sp3s ओवरलैपिंग से 4 यहाँ पे क्या बनते हैं बॉन्ड बनते हैं। तो ये थी मीथेन की हाइब्रिडाइज्ड जो है स्ट्रक्चर, जिसमें जो है कार्बन जो है वो क्या करता है उसका हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ क्या करता है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है और 4 जो है यहाँ पे क्या बनते हैं 4 यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। जो ये बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे वो सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती है और इनके दरमियान जो एंगल्स होता है वो भी क्या होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो इस तरह के जो बॉन्ड्स थे वो हाइब्रिडाइज स्टेट के बगैर नहीं बन सकते थे। हाइब्रिडाइज स्टेट के बगैर जो है 2s से जो बॉन्ड बनता था वो अलग टाइप का होता था, 2p से जो 3 बॉन्ड बनते थे वो अलग टाइप के होते थे। लेकिन हकीकत में कार्बन क्या करती है एक ही तरह के बॉन्ड बनाती है, जिस वजह से ये महसूस किया गया कि हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, ऑर्बिटल को आपस में इंटरमिक्सिंग करनी चाहिए और एक ही तरह के ऑर्बिटल्स बनाने चाहिए। जब वो एक ही तरह के ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो उनसे जो बॉन्ड बनेंगे वो भी एक ही तरह के होंगे। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम देते हैं CH3 यानी कि इथेन। तो इसमें कार्बन की एक्साइटेड स्टेट और इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट तो वही है जो हमने मीथेन में डिस्कस की। तो यानी कि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s से प्रमोट हो जाएगा किसके पास 2p के पास। तो यहाँ पे भी एक s जो है ऑर्बिटल जो है और 3p ऑर्बिटल आपस में यहाँ पे क्या करेंगे इंटरमिक्सिंग करेंगे और यहाँ पे 4 जो है आपके पास हाइब्रिडाइज जो है यहाँ पे sp3 ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। नो इन इथेन each carbon also show sp3 hybridization. In ethane, 2 tetrahedron. In ethane, 2 tetrahedrons of each carbon are joined together and form a molecule of ethane. In ethane, carbon-carbon sigma bond is due to sp3 overlap and all other CH bonds in ethane are due to sp3 overlap. यहाँ पे देखिए होता क्या है इथेन के अंदर यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रॉन्स आपस में मिलते हैं। यहाँ पे एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करती है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है इनके sp3 ऑर्बिटल के ज़रिए होती है। एक कार्बन का sp3 ऑर्बिटल दूसरी कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के ज़रिए आपस में क्या करेगा ये ओवरलैपिंग करेगा। ये जो ओवरलैपिंग होती है इसके ज़रिए जो है यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनता है।
तो यहाँ पे देखें एक टेट्राहेड्रॉन है कार्बन का, ये दूसरा टेट्राहेड्रॉन है इस तरफ ये कार्बन का, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये आपस में ये मिल जाएंगे sp3 ओवरलैपिंग से, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है। इस तरह यहाँ पे देखें जो बकिया जो यहाँ पे यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस वजह से बनते हैं, वो sp3s ओवरलैपिंग से बनते हैं। ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ एन sp3 हाइब्रिड ऑन कार्बन विद ए 1s ऑर्बिटल ऑन हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ये ओवरलैपिंग करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे देखें इथेन के अंदर जो है, इथेन के अंदर जो है कितने यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, टोटल यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 6 जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। देखें यहाँ पे यानी कि एक हाइड्रोन यानी कि एक टेट्राहेड्रॉन ये वाला है, इसके पास यहाँ पे एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, 3। इस तरह ये दूसरे टेट्राहेड्रॉन में भी एक कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, 3 के साथ। तो हर कार्बन का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे क्या करता है, वो ओवरलैपिंग करता है, और sp3s जो है यहाँ पे ओवरलैपिंग से यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे बनते हैं इथेन के अंदर। तो इथेन के अंदर टोटल यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड एक होता है, लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैपिंग जब होती है sp3s ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पे टोटल जो है कार्बन टू हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे 6 बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट देखिए इसकी एग्जांपल में हम लेते हैं अमोनिया। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2p में जो है इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखें 2s और 2p यानी कि एक s और 3p ऑर्बिटल यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, 2px 2py और 2pz, और इस तरह जो है 2s जो है ये ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, और 4 आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देंगे। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन को अगर आप कंपेयर करें इनकी, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को थोड़ा सा कंपेयर करें, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और बकिया 3 के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि एक ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसा है जो पेड फॉर्म में है, वहाँ उसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेड है। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, अनपेड है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेड पड़े हुए हैं, ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन के 3 एटमों के साथ क्या करेंगे, वहाँ पे ये ओवरलैपिंग करेंगे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, यानी कि sp3s यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे देखें ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के यहाँ पे टोटल कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, यहाँ पे 4, उनमें से एक के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बकिया जो है यहाँ पे 3 वो क्या करेंगे, बकिया 3 क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, वो ओवरलैपिंग करेंगे यहाँ पे। In ammonia, 1s and 3p orbital intermix and form 4 sp3 hybrid orbital. 3 sp3 hybrid orbitals overlap with 1s orbital of hydrogen atom. In fourth sp3 orbital, lone pair of electrons is present. In fourth sp3 hybrid orbital, lone pair of electron is present due to repulsion between lone pair and bond pair, between lone pair and bond pair, due to repulsion between lone pair and bond pair, angle HNH, angle HNH decreased to 107.5 instead of 109.5. The shape of molecule is pyramidal. अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन जो है यहाँ पे अमोनिया के अंदर, उसमें एक sp3 ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और बकिया 3 sp3 ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, और एक sp3 ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। तो उस लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, जिसकी वजह से बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा 109.5 से 107.5 तक, ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं वाटर की। वाटर जो है, पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट देखते हैं इसकी। तो इसके पास ऑक्सीजन के पास टोटल होते हैं जी, यहाँ पे वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास टोटल होते हैं जी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p के अंदर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
यहाँ पर 1s और 3p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करके 4 जो है हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं। इन 4 में से 2 के पास तो देखें यहाँ पे पेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 के पास होंगे और 2 जो है यहाँ पे वो है अनपेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो ये जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन जो है इसके पास जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे शेयरिंग करेंगे, यानी कि sp3 जो है ऑक्सीजन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। इसी तरह ऑक्सीजन का दूसरा sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा। इस तरह यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जब ये ओवरलैपिंग करता है क्या कहते हैं इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे 2 जो है ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें sp3 के अंदर जो है 2 sp3 के अंदर ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल मजीद यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से 104.5 डिग्री तक ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं वाटर को। इन वाटर ऑक्सीजन शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s and 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स एंड फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 2 sp3 orbital overlap with 1s orbital of 2 hydrogen atom. In remaining 2 sp3 orbitals, 2 lone pair of electrons are present. Bond angle HOH is 104.5 degree instead of 109.5 डिग्री। द डिक्रीज इज एंगल ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल मजीद यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो। नेक्स्ट हम चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। पहले हम इसके करैक्टर देखते हैं। द प्रोसेस इन विच 1s and 2p ऑर्बिटल ऑफ द सेम शेल ऑफ एन एटम मिक्स टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और आपको 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल आपको देते हैं, जिनकी शेप एक जैसी होती है, जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड, इसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लाई इन द सेम प्लेन मींस कोप्लेनर। sp2 hybrid orbitals are at an angle of 120 degree from each other। इस तरह जो है नेक्स्ट देखें, each of the hybrid orbitals formed has 33.33% s characters and 66.66% इसमें क्या होते हैं, p characters होते हैं। ये जो sp2 आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, यानी कि एक s और 2 p ऑर्बिटल की ओवर इंटरमिक्सिंग से, यानी कि एक s और 2 p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से जो आपको 3 यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलते हैं, उनमें s के करैक्टर कितने होते हैं, 33.33% और p के करैक्टर कितने होते हैं, 66.66% इसमें p के करैक्टर होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में इथाइलिन हम ले सकते हैं, इथीन जिसको कहते हैं, और ऑल दी कंपाउंड्स ऑफ बोरोन जितने भी कंपाउंड्स बनाता है उसमें मैक्सिमम जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। जिस तरह BF3 है, BH3 है, ये क्या करती है, इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब हम इसकी एग्जांपल्स लेके इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इथाइलिन में देखें पहले क्या होता है। इथाइलिन में कार्बन जो है वही, इसमें पहले हम ग्राउंड स्टेट देखते हैं। ग्राउंड स्टेट में 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इस तरह जो है 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है 2s से किस में चला जाएगा, ये 2p में चला जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट में देखें 2s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर यहाँ पे देखें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो यहाँ पे एक s और यहाँ पे 2 जो है sp2 में एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ये इंटरमिक्सिंग करेंगे और 3 आपको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको देंगे। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे इनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। इनसे जो बॉन्ड बनेंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल लेते हैं इथीन की। तो इथीन में क्या होता है, एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं। इनकी देखिए शेप एक जैसी नहीं है, लेकिन जब ये इंटरमिक्सिंग करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं तो इन सब की शेप एक जैसी होती है, जिनमें से एक स्मॉल लोब होता है और एक क्या होता है, ये लार्ज लोब होता है। 3 equivalent and coplanar orbitals formed by sp2 hybridization, they are lie in the same plane, they are at an angle of 120 degree from each other। तो इथीन में देखिए, इथीन में क्या होता है, इथीन में हर कार्बन जो है यहाँ पे वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे
एक कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, जिसकी वजह से ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और बकिया जो दो यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे sp2 ओवरलैपिंग से कार्बन टू कार्बन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस तरह जो है यहाँ पे sp2s जो है ओवरलैपिंग से कार्बन टू हाइड्रोजन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे टोटल देखें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, टोटल यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जिनमें से कार्बन टू कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, कार्बन टू हाइड्रोजन यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। और बकिया जो यहाँ पे हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल क्या करेगा, आपस में ओवरलैपिंग करेगा और वहाँ पे वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने बनते हैं, यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जिनमें से कार्बन टू कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड बनता है और कार्बन टू हाइड्रोजन यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे जब ये कार्बन का हर sp2 ऑर्बिटल क्या करेगा, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन टोटल जो है यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे बकिया जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे देखें, ये p ऑर्बिटल जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये क्या करेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ये आपस में ये ओवरलैपिंग करेंगे। इनकी ओवरलैपिंग से जो है यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है जब ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। Carbon atom show sp2 hybridization when it forms double bond with other atom. In ethene, each carbon shows sp2 hybridization. There are 3 sp2 hybrid orbitals and 1 unhybrid p orbitals on each carbon. 1 unhybrid orbital on each carbon in ethene molecule. The carbon-carbon sigma bond is formed due to overlapping of sp2 hybrid orbitals on each carbon of ethene. 2 sp2 hybrid orbital from each carbon overlap with 1s orbital of hydrogen separately. इनमें से हर कार्बन क्या करेगी, अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के जरिए हाइड्रोजन के 2 एटमों के साथ क्या करेगी, यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगी। यानी कि कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एक s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। इसी तरह कार्बन का दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। इसी तरह दूसरी जो कार्बन पड़ी हुई है वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, वहाँ पे भी जो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। इसी तरह इसका जो दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, वो भी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, वहाँ पे sp2s ओवरलैपिंग के जरिए यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। टोटल यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। एंड रिमेनिंग अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स ऑन ईच कार्बन इन इथीन ओवरलैप अमंग themselves and form a pi bond. A pi bond between 2 carbon atoms in ethene is due to parallel overlapping of 2 unhybrid p orbitals. तो यहाँ पे जो unhybrid p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं हर कार्बन के पास, वो आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग के जरिए यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें कार्बन टू कार्बन यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड बना, उनमें से एक बॉन्ड यहाँ पे कौन सा है, उनमें से एक बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड यहाँ पे कौन सा है, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, वो हमारे पास है जी बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देते हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिडाइज स्टेट में। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरोन ये कहती है कि इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में भी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बकिया एक इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके पास चला जाएगा, 2p के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है इसके कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, 2p में चला जाता है। तो इस तरह देखें एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरोन जो है उसमें 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2px 2py और 2s ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ये इंटरमिक्सिंग करते हैं और यहाँ पे 3 जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलते हैं, जिनमें से हर एक के पास देखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, ये 3 बॉन्ड ये बना सकते हैं। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में क्या होता है कि बोरोन का हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, वो ओवरलैपिंग करता है। तो यहाँ पे क्या होता है फिर sp2p ओवरलैपिंग से यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, यानी कि बोरोन का हर sp
sp2 ऑर्बिटल क्या करता है, हर sp2 ऑर्बिटल क्या करता है, यहाँ पे बोरोन का हर sp2 ऑर्बिटल फ्लोरीन के जो है p ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे क्या करेगा, वो ओवरलैपिंग करेगा। फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ वो यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पे 3 जो है sp2p जो है यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। In boron trifluoride, 3 sp2 hybrid orbitals of boron overlap with p orbitals of 3 fluorine atoms. Each angle in boron trifluoride is 120. यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी sp हाइब्रिडाइजेशन को। पहले हम इसके करैक्टर देखते हैं। द प्रोसेस इन विच 1 s and 1 p orbital of the same shell of an atom mix to form 2 equivalent orbitals is called, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो 2 ही यहाँ पे आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे मिलेंगे, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। जो नए आपको ऑर्बिटल यहाँ पे मिलते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का उनको नाम देते हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स लीनियर मॉलिक्यूल विद एन एंगल ऑफ 120। यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर बनता है मॉलिक्यूल का और इनका एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। ईच sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैज़ एन इक्वल अमाउंट ऑफ s एंड p कैरेक्टर, क्योंकि एक s होता है एक p ऑर्बिटल होती हैं, दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग करती हैं तो 2 ही ऑर्बिटल आपको मिलेंगे जिनके अंदर s और p के कैरेक्टर बराबर होंगे, यानी कि 50% s के करैक्टर होंगे और 50% ही यहाँ पे p के करैक्टर होंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये इथाइन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। इसी तरह जो है ऑल कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम लाइक जो है बेरिलियम फ्लोराइड जो है, बेरिलियम हाइड्राइड जो है, इस तरह बेरिलियम क्लोराइड जो है, इसके अंदर भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अब हम इसको ज़रा एग्जाम्पल्स की मदद से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन पहले हम देखते हैं इथाइन के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2s से 2p में प्रमोट हो जाएगा तो 2p के अंदर यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या करेगा, इंटरमिक्सिंग करेगा। तो 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं तो 2 ही यहाँ पे आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनमें से sp 2 ऑर्बिटल होंगे, उनमें से हर एक के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा होगा। तो इसकी एग्जांपल में हमने लिया यहाँ पे इथाइन। तो इथाइन में देखें एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहा है तो यहाँ पे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिल रहे हैं। कार्बन जो है ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करती है जब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाती है तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाती है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाती है तो ये क्या करती है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। ये याद कर लो कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाती है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। जब कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाती है तो ये क्या करती है, ये ट्रिपल बॉन्ड जब बनाती है तो उस वक्त ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। तो sp में एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। 2 यहाँ पे p, 2 यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, इथाइन के अंदर होता क्या है, इथाइन के अंदर इन इथाइन ईच कार्बन एटम शो sp हाइब्रिडाइजेशन। देयर आर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। यहाँ पे इथाइन के अंदर 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होते हैं, उन दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। जितनी भी यहाँ पे इथाइन के अंदर अगर 2 कार्बन है तो दोनों के पास 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होंगे और उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। इन इथाइन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज ड्यू टू sp ओवरलैप and 2 carbon hydrogen sigma bonds are due to sp-s overlap. The 2 pi bonds between carbon atoms are due to parallel overlapping of 2 unhybrid p orbitals on each carbon. तो यहाँ पे देखें इथाइन में एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ sp ओवरलैपिंग के जरिए जुड़ी होती है। एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ क्या करेगी, sp ओवरलैपिंग करेगी, यानी कि एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरी कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पर जो है कार्बन टू कार्बन क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और हर कार्बन के ऊपर जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके कार्बन टू हाइड्रोजन ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरह दूसरी कार्बन के ऊपर जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है वो भी क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक यहाँ पे
कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया sp-s ओवरलैपिंग से, और 2 यहाँ पर जो है कार्बन टू हाइड्रोजन जो है सिग्मा बॉन्ड बने sp-s जो है ओवरलैपिंग से। एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp-sp ओवरलैप से, और 2 जो है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे sp-s ओवरलैपिंग से। तो ये तो था इसका सिग्मा जो है बॉन्ड फॉर्मेशन किसके अंदर, इथाइन के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि हर कार्बन के ऊपर जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। हर कार्बन का जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो दूसरी कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ आपस में ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बनेंगे क्योंकि हर कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। तो वो दूसरी कार्बन के 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग के जरिए 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। तो टोटल यहाँ पे इथाइन के अंदर कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड होते हैं जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। उन 3 बॉन्ड में से, ट्रिपल बॉन्ड में से एक कार्बन टू कार्बन होता है सिग्मा बॉन्ड, वो बनता है sp-sp ओवरलैप से, और 2 यहाँ पे होते हैं पाई बॉन्ड, वो बनते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 3 हो गए, जिनमें से एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 क्या हो गए, यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गए। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में है जी बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाता है किसके पास, 2p के पास। तो यहाँ पे देखें एक p और एक s ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे तो 2 जो है यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। वो आपस में क्या करेंगे, वो क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और 2 जो है यहाँ पे sp-p ओवरलैपिंग से 2 यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। यानी कि बेरिलियम का हर sp ऑर्बिटल, बेरिलियम का हर sp ऑर्बिटल क्लोरीन के क्या करेगा, क्लोरीन के 2 एटमों के pp ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, वो ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पे sp-p ओवरलैपिंग से यहाँ पे 2 बॉन्ड बनते हैं। बेरिलियम टू क्लोराइड, बेरिलियम टू क्लोराइड यहाँ पे कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं। बेरिलियम का एक एटम क्या करेगा, क्लोरीन के 2 एटमों के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाता है। जब बेरिलियम का हर sp ऑर्बिटल क्लोरीन के 2 एटमों के p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। तो यहाँ पे जो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है उसमें देखिए एंगल कितना होता है, 120 का होता है। नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है जी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 dehybridization involves the mixing of 1 s orbital, 3 p orbitals and 1 d orbitals to form 5 sp3 dehybridized orbitals of equal energy। इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल्स, टोटल 5 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और 5 ही आपको sp3 d जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको देते हैं। द मिक्सचर ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल फॉर्म ट्राइगोनल बाई pyramidal जो है सिमेट्री। 3 hybrid orbitals lie in the horizontal plane inclined at an angle of 120 degree to each, known as the equatorial orbital. The remaining 2 orbitals lie in the vertical plane at 90 degree plane of the equatorial orbital, known as axial orbital. तो इसमें देखें यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में देखें यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे ऑर्बिटल जो है वो क्या कर रहे हैं, वो 120 एंगल शो कर रहे हैं, और 2 जो है यहाँ पे ऑर्बिटल वो क्या कर रहे हैं, वो 90 डिग्री जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन जो है ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में पाई जाती है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 hybridization has 1s3p and 2d orbitals that undergo intermixing to form 6 identical sp3d2 hybridized orbital। तो इसमें देखिए क्या होता है, these 6 orbitals are directed towards the corner of an octahedron। यहाँ पे देखें जिस तरह sf6 में है, यहाँ पर क्या होता है कि सल्फर का एक एटम फ्लोरीन के 8 एटमों के साथ मिलके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू वन एंड अदर। इसकी एग्जांपल में क्या है जी, sf6 हम इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट है, इसको थोड़ा सा समराइज कर लें कि अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने इन्वॉल्व होंगे, 2 होंगे। बॉन्ड एंगल वहाँ पे 180 का होगा, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होगी। इस तरह जो है हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे, बॉन्ड एंगल्स वहाँ पे 120 का होगा। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर जो है ट्राईएंगुलर होगी। इस तरह जो है sp3 के अंदर 4 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है 109.5
होगा यहाँ पे डिग्री, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगी। इस तरह जो sp3d के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 3 जो है बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे 120 के होंगे, और 2 जो है बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे वो कितने होंगे जी 90 डिग्री के होंगे। इस तरह जो है यहाँ पर देखिए sp3d2 के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, यहाँ पर 6 होंगे। यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स कितना बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स जो है यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री का होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होती है जी ऑक्टाहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ट्रिक की तरफ कि वो कौन सी ट्रिक है जिसको जान के आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप मालूम कर सकते हैं। न सिर्फ मॉलिक्यूल की बल्कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं उनकी आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी मालूम कर सकते हैं। तो चलें पहले ये 2 ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले हम ट्रिक 1 देखते हैं। ट्रिक 1 क्या है कि अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मालूम करनी है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो H इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम, कि हमने एटम्स की वो तादाद मालूम करनी है जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच है। अब यहाँ पर हम सेंट्रल एटम जो है ना उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मालूम करना चाहते हैं। तो सेंट्रल एटम के साथ जितने नंबर ऑफ एटम अटैच है ना, तो सबसे पहले आपने वो देखना है कि सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम अटैच है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। फिर हमने क्या देखना है कि क्या सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है या नहीं है। तो इन दोनों की तादाद को आपने क्या कर देना है, जमा कर देना है। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच होंगे सेंट्रल एटम के साथ और जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे किसके ऊपर, सेंट्रल एटम के ऊपर, इन दोनों की तादाद को हमने क्या कर देना है, जमा कर देना है। फर्ज करें कि मैं कहता हूँ कि सेंट्रल एटम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन अटैच है। फर्ज करें कि मैं कहता हूँ कि सेंट्रल एटम जो है उसके साथ 1 जो है एटम अटैच है और उसके ऊपर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। अगर 2 यहाँ पे आ जाए H की वैल्यू तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp होगी। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं भी है, सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ 2 एटम अटैच है, तब भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp ही होगी। इसी तरह अगर H की वैल्यू 3 आ जाए, यानी कि अगर सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम अटैच हो, कोई लोन पेयर ना हो, तो H की वैल्यू 3 ही आएगी। या अगर सेंट्रल एटम के साथ 2 जो हैं 2 एटम अटैच हो और 1 उसके ऊपर लोन पेयर हो, तब भी H की वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही आएगी। 2 एटम अटैच हैं, 2 वो हो गए, 1 लोन पेयर हो गया, टोटल 3 हो गए, H की वैल्यू 3 आ गई, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 होगी। इसी तरह जो है अगर H की वैल्यू कितनी आ जाए, 4 आ जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। यानी कि अगर सेंट्रल एटम के साथ 4 जो है एटम अटैच हैं, या 3 एटम अटैच हैं, 1 लोन पेयर है, या 2 एटम अटैच है, 2 लोन पेयर हैं, तो इनको आपने क्या कर लेना है, इनको आपने जमा कर लेना है। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी फिर कौन सी होगी, 3 होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह अगर H की वैल्यू 5 आ जाती है, यानी कि अगर सेंट्रल एटम के साथ 5 एटम अटैच हैं, कोई लोन पेयर ना हो, H की वैल्यू 5 होगी। अगर सेंट्रल एटम के साथ 4 एटम अटैच हैं, 1 लोन पेयर है, तब भी H की वैल्यू 5 आएगी। अगर सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम अटैच हैं, 2 लोन पेयर हैं, तब भी H की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अगर H की वैल्यू 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d होगी। इस तरह जो है अगर सेंट्रल एटम के साथ 6 जो है एटम अटैच है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d2 होगी। जिस तरह देखिए SF6 में सल्फर के साथ 6 एटम अटैच होते हैं, तो लिहाजा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ पे कौन सी होगी, sp3d2 होगी। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें यहाँ पे देखें इथाइन के अंदर आप मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक आप कार्बन यहाँ पे 2 हैं, तो आप उन 2 में से कोई एक कार्बन आप पहले सेलेक्ट कर लें, आप उसको सेंट्रल एटम यहाँ पे तस्वर कर लें। फर्ज किया मैं ये वाला कार्बन जो यहाँ पे है, ये वाला कार्बन, इसको मैं सेंट्रल एटम के तौर पर तस्वर कर लेता हूँ। इस सेंट्रल एटम के साथ देखें कितने एटम अटैच हैं, एक यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन के साथ, और दूसरा इसके साथ ये दूसरी कार्बन अटैच है। यानी कि इस कार्बन के साथ, ये जो पहली यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के साथ टोटल 2 यहाँ पे एटम अटैच है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कोई भी नहीं है, तो 2 एटम अटैच है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई नहीं है, 2 + 0, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगी। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम क्लोराइड में देखें सेंट्रल एटम इसमें यहाँ पे कौन सा है, बेरिलियम है। बेरिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेरिलियम जो है 2 क्लोरीन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो एटम्स कितने हैं, 2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी ZeF4 जो है, ZeF4 में देखें, ZeF4 में जीनोन जो है, जीनोन जब
4 फ्लोरीन के एटमों के साथ मिलता है, तो यहाँ पर देखें उसके बावजूद जिनोन के ऊपर जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाते हैं। यानी कि जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 में से 4 बाड बना रहे हैं फ्लोरीन के साथ, तो बकिया जो है 4 वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में यहाँ पड़े होते हैं। तो इसमें देखें जिनोन फ्लोराइड में देखें, जिनोन टेट्राफ्लोराइड में जिनोन के साथ 4 जो है फ्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं। जिनोन के साथ 4 फ्लोरीन के एटम है, तो 4 लिख दिया हमने यहाँ पे। टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 2, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। 4 + 2 4 + 2 जवाब कितना आ गया? 6। जब जवाब 6 आ जाए तो पीछे हमने पढ़ा कि जब वैल्यू H की 6 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3d2। तो लिहाजा ZeF4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है? sp3d2 पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो है इथीन के अंदर पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहली कार्बन देखें, इस कार्बन के साथ देखें कितने क्या यहाँ पे एटम अटैच हैं। डायरेक्ट इसके साथ डायरेक्ट देखना है कि कितने एटम अटैच हों। इस कार्बन के साथ देखें यहाँ पे डायरेक्ट जो है 3 एटम अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच है और 1 कार्बन अटैच है। तो 3 एटम अटैच हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वैल्यू, देखें हम निकालते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड के लिए। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में देखें, एक बोरोन का एटम है, उसके साथ 3 फ्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन के ऊपर कोई भी नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर देखें H की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो यहाँ पर जब H की वैल्यू 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम मालूम करते हैं इथेन के अंदर CH3 के अंदर C2H6 के अंदर। तो यहाँ पर एक कार्बन को आप यहाँ पे सेंट्रल एटम तस्वर कर लें, ठीक है, जिसकी आपने मालूम करनी है हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर आप चाहते हैं कि इसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है। तो फर्स्ट किया मैं पहली कार्बन को मालूम करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इसमें देखें डायरेक्ट एटम जो इसके साथ अटैच है वो कितने हैं? 4 हैं, 3 हाइड्रोजन और 1 ये वाली कार्बन। डायरेक्ट कितने एटम अटैच हैं? 4 अटैच हैं। तो लिहाजा इसमें 4 हमने लिख दिया, लेकिन इसके ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नहीं है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? H की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। तो लिहाजा जब H की वैल्यू 4 आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है ये। तो लिहाजा आपको पता है इथेन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3 होती है। इस तरह आगे देखिए, इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनिया। अमोनिया में हम देखते हैं कि अमोनिया के अंदर जो है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। तो अमोनिया में देखें, अमोनिया में जो नाइट्रोजन होती है उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कितने एटम अटैच है? 3 एटम अटैच है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो उसको हमने इसके अंदर प्लस कर दिया, यानी कि 3 + 1। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 4 आ गई। तो लिहाजा जब H की वैल्यू 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे सॉरी sp4 लिखा गया, यहाँ पे आपने sp3 कर लेना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह जो है नेक्स्ट देखें, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी ट्रिक जो है। अब आते हैं हम दूसरी ट्रिक की तरफ। दूसरी ट्रिक क्या है? H = 1/2 H = 1/2 इंटू V + M - C + A। ये क्या है? ये क्या बला है? अब इसको हम देखते हैं। आमतौर पे ये वाली जो टेक्निक है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए, या वो कंपाउंड्स जिनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, जिस तरह सल्फेट हो गया, अमोनियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है, ऑक्साइड हो गया जिस तरह। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, तो ये ज़्यादा उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर सिंपल आपने देखना है कि सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या उसके साथ सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम अटैच हैं, तो उसके लिए ट्रिक नंबर 1 बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी हम देखते हैं ताकि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका भी आपको थोड़ा सा पता चल जाए। इसमें पहले हम देखते हैं कि V से मुराद यहाँ पे है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि सेंट्रल जो एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जिस एटम की आपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मालूम करनी है उसके आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देने हैं प्लस M। M यहाँ पे क्या है? मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट से क्या मुराद? कि जो एक वैलेंसी शो करते हैं, मोनोवैलेंट एटम, उनकी तादाद के उस सेंट्रल एटम के साथ मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच है, ये उसकी तादाद यहाँ पे M शो कर रही है। -C अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, C यहाँ पे केटाइनिक चार्ज को शो कर रहा है, अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये C उसको ज़ाहिर कर रहा है, प्लस एनायनिक चार्ज, अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है तो A उसको शो कर रहा है। तो ये देखें यहाँ पे, इसको हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट किया ये H2O एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको इसकी समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। H2O देखें, H2O में सेंट्रल एटम यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 2 यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम अटैच हैं। अब हमने एटमों को नहीं देखना कि कितने अटैच हैं, अब हमने ये देखना है कि मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच हैं।
तो आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 मोनोवैलेंट एटम अटैच है, तो m की वैल्यू तो 2 आ गई। इस तरह ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 6। m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2। m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इस तरह जो v की वैल्यू कितनी आ गई, 6। 6 + 2 कितने हो गए, 8। यहाँ पे हम साथ साथ इसको लिख भी लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, लिहाजा इनको हम 0 0 लिख लेते हैं। ये 6 जो है यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जिसकी आप मालूम करना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ऑक्सीजन की मालूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। ऑक्सीजन के साथ जो मोनोवैलेंट एटम अटैच है वो 2 हैं, 2 हमने लिख दिए। तो यहाँ पे देखें फिर H की वैल्यू कितनी निकलती है, H की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे 4। जब H की वैल्यू 4 हो, ये हमने पीछे भी पढ़ा, जब H की वैल्यू 4 निकले तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस तरह नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल लेते हैं PCl5 में। देखें PCl5 में देखिए होता है, ये P है, P के साथ जो है देखिए मोनोवैलेंट एटम जो है कितने इसके साथ अटैच है, P के साथ मोनोवैलेंट जो एटम अटैच है ना वो 5 है। क्लोरीन आपको पता है कितनी वैलेंसी शो करता है, 1 शो करता है, लिहाजा 5 क्लोरीन के एटम फास्फोरस के साथ अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस जो है, फास्फोरस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8, टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 × 5 + 5। इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। यहाँ पे पहला 5 जो है ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, दूसरा 5 मोनोवैलेंट एटम जो इसके साथ अटैच है उसको शो कर रहा है। तो ये टोटल कितने हो गए, 10। 10 को आप 2 पे डिवाइड करें ज़रा, जो आप कितना आता है, 5। अगर H की वैल्यू 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3d होती है। अब कोई बीच में डेप्थ में ना जाए, सिर्फ आप ये देखें PCl5 है, इसमें फास्फोरस का जो है, फास्फोरस का आप ये देख लें कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं। एटम कितने अटैच हैं, 5 हैं। 5 5 कितने हो गए, 10। 10 को 2 पे डिवाइड करें। या आप सिंपल अगर ट्रिक 1 आप लेके आते हैं इसके ऊपर, अगर आप ट्रिक 1 आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा था नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पे P है, इसके साथ कितने एटम अटैच हैं, 5। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कोई भी नहीं है, तो 5 ही वैल्यू आ जाएगी H की, तो लिहाजा sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर पाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनियम आयन। अब मैं इसको एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ लग जाए और कभी भी फिर इसके ऊपर आपको टेंशन ना हो। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट घबरा जाते हैं, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आज की इस वीडियो लेक्चर में कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, कोई भी पॉइंट रह ना जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है यहाँ पे कि हर एग्जांपल, हर तरह की एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लग जाए। तो यहाँ पे देखें ट्रिक नंबर 2 में देखें, हम देखते हैं अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन में देखिए नाइट्रोजन जो है, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन का आपको पता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो पहले के अंदर 2 और आखिरी के अंदर कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आगे 5, तो इसमें मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच हैं, इसके साथ 4 मोनोवैलेंट इसके साथ एटम जो है ये अटैच हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है ना। तो 5 + 4 कितने हो गए, 9। अब देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज मैं इसलिए जानबूझ के लेके आया ताकि आपको समझ लग जाए। यहाँ पे C पॉजिटिव चार्ज को ज़ाहिर कर रहा था, अमोनियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हमने लिख दिया -1, लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं है, +0 लिख दिया। ठीक है, आप देखें 5 + 4 कितने हो गए, 9। 9 में से 1 निकालें कितने हो गए, 8। तो जवाब कितना आ जाएगा आपके पास, ये 4 आ जाएगा। तो जब H की वैल्यू 4 आ जाए तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 होती है। तो अमोनियम आयन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पाई जाती है, sp3 पाई जाती है। इस तरह देखिए आगे थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ मैं लेकर आता हूँ, कंपाउंड की तरफ, ZeO2F2। इसमें देखें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो जीनोन है, जीनोन की हम मालूम करना चाहते हैं ना। जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 हमने लिख दिया। प्लस अब इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना, +m की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स की नहीं, उस एटम के साथ जितने मोनोवैलेंट एटम अटैच होंगे उसकी तादाद लिखनी है। तो ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी तो 2 होती है, वो तो मोनोवैलेंट नहीं है, लेकिन फ्लोरीन मोनोवैलेंट है। कितने हैं वो, 2। तो यहाँ पे हम फ्लोरीन की तादाद लिखेंगे उनके एटमों की। तो 8 हो गया यहाँ पे जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 हो गए मोनोवैलेंट कितने हैं यहाँ पे, मोनोवैलेंट है यहाँ पे 2। 8 + 2 कितने हो गए, 10। कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 10 जो है, तो जवाब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो लिहाजा जब H की वैल्यू 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3d होती है।
इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं क्या कहते हैं ZeF4 में, इसको भी देख लो ZeF4 में। तो यहाँ पे देखें वही फ्लोरीन के साथ कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच हैं, 4। तो जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्लस 4 कितने हो गए ये 12। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6। तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड में ZeF4 में जिनोन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कितनी है जी, वो कौन सी है जी, sp3d2 है। इस तरह नेक्स्ट देखें, अब देखें मैं नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा हूँ। SO4-2 जो है यहाँ पे देखें सल्फ़र जो है, सल्फ़र के साथ यहाँ पे देखें मोनोवैलेंट एटम तो कोई भी अटैच नहीं है, लेकिन सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम कोई अटैच नहीं है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देखें कितने हैं, 2 हैं। पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है, नेगेटिव चार्ज 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो 6 + 2 कितने हो गए ये 8। तो वैल्यू कितनी आएगी 4। लिहाजा SO4- सल्फेट यानी कि रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पाई जाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अब देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल लेता हूँ यहाँ पे, इसमें देखें हमारे पास है CH3 CH2 CC CH CH2, ये हमारे पास एक आप ये कह लें हाइड्रोकार्बन है। इसमें अब हम हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मालूम करना चाहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा समझें, यहाँ पे अब आपकी आजमाइश है, अब आप अपने जहन से खुद से देखें यहाँ कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पाई जाएगी। पहली कार्बन को हम देखते हैं, ये पहली कार्बन, तो इसमें ट्रिक 1 काम करेगी। ट्रिक नंबर 1 जो है ये आसान है इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए पहली कार्बन, इस कार्बन के साथ नंबर ऑफ एटम देखिए कितने अटैच हैं, कितने अटैच हैं, डायरेक्ट जो अटैच है 4 है, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 क्लोरीन। तो H की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए 4। तो लिहाजा ये वाली जो कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रही है। इस तरह दूसरी कार्बन देखें, डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं, 4, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। तो लिहाजा जब H की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 होती है। नेक्स्ट देखिए, अब देखें यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट ये वाली कार्बन, तीसरी कार्बन में आए, नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट कितने अटैच हैं, 2। जब नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट 2 हों अटैच तो H की वैल्यू कितनी आती है, 2, क्योंकि यहाँ पे इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, वो तो 0 चला जाएगा ना ट्रिक नंबर 1 के मुताबिक। लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आपने वहाँ पे क्या लिख देना, 0 लिख देना। लेकिन एटम तो यहाँ पे अटैच है ना, इसके पास देखें 2 एटम अटैच है, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। जब H की वैल्यू 2 आ जाए तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस तरह अगर दूसरी कार्बन को देखें, इसके पास भी नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट कितने अटैच हैं, 2, तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरह पांचवीं कार्बन में देखें यहाँ पे, इसमें देखें यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, इसके पास डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो इसके साथ अटैच है वो कितने हैं, 3 है। जब डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम अटैच हो 3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई ना हो, तो H की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सी होगी, sp2 होगी। नेक्स्ट देखें यहाँ पे आखिरी कार्बन जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखें कार्बन नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट जो इसके साथ अटैच है कितने हैं, 3 है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कोई भी नहीं है, तो लिहाजा इसकी H की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पे फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगी, sp2। तो ये था जनाब आज हमने जो डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।